नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। बढ़ती महंगाई से हाहाकार मचा है और उसमें महंगाई की नई आग लगी है गैस सिलेंडर में। अब सवाल उठता है कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें चुनाव से पहले अपने हिस्से का टैक्स छोड़ेंगी या फिर चुनाव में जनता का गुस्सा झेलेंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लू इकोनॉमी के लिए नया मंत्र दिया। ऐसे में आपके लिए समझना जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था में समुद्र कैसे जुड़ा है और ब्लू इकोनॉमी कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है। और फिर बात करेंगे कोरोना की, जिसका प्रसार और संहार दोनों साथ साथ चल रहा है। आज देश के बड़े बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आपकी बारी कब आने वाली है यह भी बताएंगे। आज बंगाल को लेकर कांग्रेस में छिड़े कलेश की भी चर्चा होगी। आज हम बताएंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर पार्टी के नेता ही पार्टी के फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और फिर सरहद की सुरक्षा की फिक्र। टीवी 9 भारतवर्ष को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अब पड़ोसी देश पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन का चेला कितना बड़ा खतरा बनने जा रहा है। सबसे पहले फिक्र पेट्रोलियम पदार्थों की आसमान छूती कीमतों की। पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इस बीच रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी सब कुछ महंगा होता जा रहा है। ऐसे में उम्मीद 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर टिकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए पेट्रोलियम की कीमतें घटाई जा सकती हैं और अगर केंद्र और राज्य सरकारों में सहमति बनी तो बहुत जल्द अच्छी खबर आ सकती है। महंगाई की ये ज्वाला थोड़ी शांत हो सकती है। खबर है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है। इससे पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं। फिलहाल पेट्रोल के दाम कुछ शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा छू चुके हैं और कई जगह छूने की कगार पर। ऐसे में केंद्र सरकार पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का चौतरफा दबाव है। सूत्रों के मुताबिक वैट घटाने के लिए राज्यों से बात हो रही है। बताया जा रहा है कि 15 मार्च तक इस पर फैसला हो सकता है। इस बीच लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों में पिछले 3 दिनों से शांति है। लेकिन लगातार 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। लेकिन टैक्स में कटौती की राहत मिलेगी या नहीं और कीमतों में शांति कब तक बरकरार रहेगी, यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। अब पेट्रोल रिकॉर्ड कीमत जो है उसकी देख लीजिए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल शगुन का 101 रुपए टच कर चुका है। भोपाल, जयपुर और मुंबई में भी पेट्रोल महंगाई की सेंचुरी लगाने के करीब है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए के पार पहुंच गई है। पटना में और चेन्नई में बहुत ज्यादा दूरी और पीछे नहीं है वो लोग। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 91 रुपए 17 पैसे में बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम 3 दिन पहले यानी 27 फरवरी को बढ़े थे, लेकिन इसके बाद से कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन आम आदमी की जेब यहां से नहीं तो वहां से कट ही रही है। इस पर महंगाई की नई मार पड़ रही है। 1 मार्च से अब रसोई गैस के सिलेंडर के दाम सीधे 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो आज से इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी के भी दाम बढ़ा दिए। इससे देश में कैसे हाहाकार मचा है ये आप खुद देखें। हमारे लिए तो रोजी रोटी कमाना और दाल रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 200 रुपए बढ़ेंगे तो बताओ कैसे करेंगे हम, कैसे अपना खाना बनाएंगे, क्या करेंगे। अब हमारा कौन सुनेगा? असर तो पड़ता ही है। पैसा बढ़ता है तो असर पड़ता नहीं है। आगे तो बढ़ता रहेगा। बीजेपी सरकार में पता नहीं क्या क्या बढ़ेगा। अभी देखो, कहीं पेट्रोल 100 के पार है तो कहीं 100 से कुछ नीचे। जनता त्राहिमाम कर रही है। सरकार की नाकामी है जो इतने मतलब डेली जो प्राइस हाइक हो रहा है। परेशानी है, कमाई बिल्कुल नहीं है, खत्म हो रखी है टैक्सी वालों की कमाई। टंकी फुल कराने पर जेब खाली हो जाती है। सीएनजी के दाम बढ़ गए, समझ लो कि गरीब की रोटी पे पैसे बढ़ गए। महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारे रोजमर्रा के खर्चे हैं और भी हमारी घर गृहस्थी के जैसे भी खर्चे हैं, तो सब पे महंगाई का बहुत बुरा असर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में लगी आग से देश में पहले ही खलबली मची हुई थी। अब सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने से महंगाई की आग में और घी पड़ गया है। आम आदमी के लिए मुसीबत और बढ़ गई है। आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम 70 पैसे प्रति किलो और पीएनजी के दाम 91 पैसे प्रति एससीएम यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़ा दिए हैं।
जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी के दाम 43 रुपये 40 पैसे प्रति किलो और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 49 रुपये 8 पैसे प्रति किलो हो गए हैं। कानपुर, हमीरपुर, फतेहपुर में 60 रुपये 50 पैसे प्रति किलो और मुजफ्फरनगर, शामली में कीमत 57 रुपये 25 पैसे प्रति किलो हो गई है। रेवाड़ी में सीएनजी के दाम बढ़कर 54 रुपये 10 पैसे और करनाल, कैथल में 51 रुपये 38 पैसे प्रति किलो हो गए। पेट्रोल के शतक के साइड इफेक्ट से बचने के लिए जो सीएनजी सहारा थी, अब उसमें भी महंगाई की आग लगने से लोगों की नाराजगी बढ़ गई। हिसाब से पब्लिक थी, उस हिसाब से पब्लिक भी नहीं है, काम भी नहीं है, धक्का खा रहे हैं और ऊपर से गवर्नमेंट पेट्रोल सीएनजी दाम में दाम बढ़ाते जा रहे हैं। इससे प्रॉब्लम किसको हो रही है? नहीं, ये हम लोगों को हो रही है। सारा का जितना भी मिडिल क्लास था वो सारा सीएनजी पर ही चल रहा था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहाँ जाके उसको अफेक्ट करेगा ये। हर चीज़ तो महंगा हो गया, अब पता नहीं कैसे, अब सैलरी तो बढ़ी नहीं, 2 साल से एक ही सैलरी पे काम कर रहे हैं। कीमतों में इजाफे का असर गृहस्थी की गाड़ी चलाने पर भी पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई की मिसाइल किचन पर भी गिरी। दिल्ली में पीएनजी की नई कीमत बढ़कर 28 रुपये 41 पैसे और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 28 रुपये 36 पैसे प्रति एससीएम हो गई। रेवाड़ी, करनाल में पीएनजी के दाम 28 रुपये 46 पैसे और मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ में 32 रुपये 67 पैसे प्रति एससीएम हो गई। थोड़ा उसी हिसाब से चलाओ कि आपका भी चले, हमारा भी चले। जिस हिसाब से आप रेट बढ़ा रहे हो उस हिसाब से कमाई भी बढ़ाओ, तब तो चलेगा ना। ये सरकार को देखना चाहिए इस चीज़ के लिए, बहुत फ़र्क पड़ रहा है लोगों को। मतलब रसोई तो ऐसी चीज़ है ना जिसको बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए इससे ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि ये जो रेट बढ़ा रहे हैं इसको वापसी लें और पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़ाएं। किचन पर महंगाई का ये डबल अटैक है, क्योंकि पीएनजी से पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 1 दिसंबर से अब तक एलपीजी सिलेंडर 225 रुपये महंगा हो चुका है। 1 दिसंबर को एलपीजी सिलेंडर की कीमत 594 रुपये से बढ़कर 644 रुपये हो गई थी। इसके बाद 1 जनवरी को दाम बढ़कर 694 रुपये हुए। फरवरी में 3 बार दाम बढ़कर 794 रुपये तक हो गए और 1 मार्च को 25 रुपये के इजाफे के बाद कीमत 819 रुपये हो गई। पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी और रसोई गैस की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। इसका असर सिर्फ गाड़ी चलाने और चूल्हा जलाने पर नहीं होता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है जिससे सीधे सीधे आम आदमी की जेब जलती है। पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। सिर्फ इस साल की बात करें तो अब 26 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब ये किस तरह आपकी और हमारी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकता है, वो देखते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों के लिए गाड़ी चलाना महंगा हो गया। दिल्ली की बात करें तो पिछले 1 साल में पेट्रोल के दाम बढ़ने से गाड़ी चलाने का खर्चा करीब 27.5% बढ़ गया है। मुंबईकरों के हालत का जिक्र करें तो वहां भी लोगों को अपनी कार चलाने के लिए 26.5% ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। इस वक्त जब एक और कोरोना की वजह से लोगों की कमाई घट गई है, तब खर्च का बढ़ जाना किसी अभिशाप से कम नहीं। लेकिन हकीकत यही है कि कोरोना वायरस के साथ साथ हिंदुस्तानी इस वक्त महंगाई के वायरस से भी लड़ रहे हैं। डीजल के दाम बढ़ने का डायरेक्ट असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ता है, जिससे ट्रकों के भाड़े और ट्रेनों के माल भाड़े बढ़ने लग जाते हैं। नतीजतन अनाज, सब्जियों जैसे आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ तमाम चीज़ों की आपूर्ति करना महंगा हो जाता है और आखिरकार इसकी कीमत आम आदमी को ही चुकानी पड़ती है। डीजल के दाम बढ़ने से कृषि लागत भी बढ़ जाती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सिंचाई, थ्रेसरिंग जैसे काम डीजल इंजनों से ही होते हैं। ट्रैक्टर भी डीजल से चलते हैं, इसीलिए डीजल के दाम बढ़ने जाने से फसल उत्पादन पर लागत और बढ़ जाती है, जिससे फल, सब्जियां और अनाज महंगा हो जाता है। पेट्रोल डीजल के दाम में लगी महंगाई की आग को रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी ने और भड़का दिया, लोगों को गुस्सा कर दिया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सरकार को घेरने की कोशिश की। पब्लिक है, सब जानती है, ये सिर्फ अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा देते हैं और आम हिंदुस्तानी को महंगाई और टैक्स की मार से बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर जुटे और बीजेपी मुख्यालय तक प्रदर्शन किया। खाली सिलेंडर और गैस चूल्हे लेकर और जंजीर में जकड़ी स्कूटी को धक्का लगाकर विरोध जताया।
हम बताने हैं मोदी जी, आपने जिस तरीके से आम जनता की जेब पर आज पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाकर और एलपीजी के सिलेंडर के रेट बढ़ाकर आम जनता की जेब पर डाका डाला है, ये गलत है। केंद्र सरकार को घेरने वाले विपक्षी दल जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के जरिए केंद्र के साथ साथ उनकी राज्य सरकारें भी खजाना भरने का काम करती हैं, जिससे जनता की जेब जलती है। कैसे, जरा इसे समझिए। दिल्ली में पेट्रोल का मौजूदा रेट 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर है। इसमें बेस प्राइस महज 33 रुपये 26 पैसे ही है, लेकिन केंद्र सरकार 32 रुपये 90 पैसे बतौर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है, तो राज्य सरकार 21 रुपये 4 पैसे का वैट ले रही है। यानी 33 रुपये 26 पैसे के 1 लीटर पेट्रोल पर 53 रुपये 96 पैसे टैक्स वसूला जाता है। साफ है, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकारों की भी। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग से बढ़ता जनाक्रोश सिर्फ केंद्र को ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों को भी झेलना पड़ सकता है। यही वजह है कि सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर विचार कर सकती है, तो राज्य सरकारें भी पेट्रोल डीजल पर वैट घटा सकती है। कुछ राज्यों ने तो फौरी राहत दे भी दी है, खासतौर पर उन राज्यों ने जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं। 26 फरवरी को चुनावों की तारीख का ऐलान होने से ऐन पहले पुडुचेरी में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 2% की कमी कर दी गई। उससे पहले 21 फरवरी को पश्चिम बंगाल में पेट्रोल और डीजल पर वैट में प्रति लीटर 1 रुपये की कमी की गई थी। असम ने भी 13 फरवरी को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 रुपये की कटौती की थी। राजस्थान, मेघालय और नागालैंड भी पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम कर चुके हैं। मतलब ये कि राज्य सरकारें चाहें तो लोगों को तत्काल राहत दे सकती है, लेकिन खजाना भरने का लोभ ऐसा होता है कि जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है तब एक्शन होता है। इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठ रही है और अब इस मांग का समर्थन देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने भी किया है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो आम लोगों को खास और बड़ी राहत मिल सकती है। कैसे, अब वो भी समझिए। अगर जीएसटी की बात करें तो इसमें कई स्लैब हैं जिनके आधार पर टैक्स वसूला जाता है। 28% जीएसटी स्लैब सबसे अधिक है और ये मुख्य रूप से लग्जरी वस्तुओं पर लगाया जाता है। हालांकि पेट्रोल लग्जरी वस्तुओं की लिस्ट में नहीं आता है। बावजूद इसके अगर पेट्रोल की कीमतों पर सबसे बड़ा जीएसटी स्लैब यानी 28% लगाया जाए तो भी पेट्रोल की कीमतें काफ़ी कम हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली को ले लें तो अभी पेट्रोल की कीमतें बेस प्राइस और किराया मिलाकर 33 रुपये 54 पैसे हैं। अगर दिल्ली में अधिकतम 28% स्लैब के हिसाब से टैक्स वसूला जाए तो टैक्स के 9 रुपये 39 पैसे टैक्स बनता है। ऐसे में पेट्रोल महज 42 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। ये एक सपना है जो सपना होकर भी सुकून देता है। लेकिन क्या पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना इतना आसान है? शायद नहीं, क्योंकि फैसला सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं कर सकती। ये निर्णय जीएसटी काउंसिल कर सकती है, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। और जिस तरह से पेट्रोल डीजल पर टैक्स से सरकारें अपना खजाना भरती हैं, वो देखकर लगता नहीं है कि आसानी से पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जा सकेगा। इसीलिए जैसा कि हमने कहा कि अब उम्मीद चुनावों पर टिकी है। माना जा रहा है कि जनता के गुस्से से बचने के लिए जल्दी केंद्र और राज्य सरकारें में टैक्स घटाने पर बात बन सकती है। दिक्कत सबसे बड़ी यह भी है कि भारत में अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और दुनिया में कई जगह ऐसा है, तो उस जगह दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर वो हाल नहीं है। खैर, महंगाई के बाद फिक्र अर्थव्यवस्था की। कहते हैं कि 21वीं सदी में दुनिया पर वही राज करेगा जिसका दबदबा समंदर पर होगा। मतलब यह कि दुनिया में आर्थिक और सामरिक ताकत हासिल करने के लिए भारत को भी समंदर का सिकंदर और ब्लू इकोनॉमी का बादशाह बनना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत को ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था का लीडर बनाने का आह्वान किया। पीएम मोदी का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए इसे बढ़ावा देने की जरूरत है और यह आर्थिक के साथ साथ भारत के लिए सामरिक तौर पर भी फायदेमंद साबित होगा। वैसे ब्लू इकोनॉमी शब्द देश के लिए नया है। ऐसे में आज आपके लिए भारत के नए मंत्र के महत्व को समझना जरूरी है और यह जानना भी अहम है कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था समुद्र से जुड़ी है और कैसे ब्लू इकोनॉमी देश के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। आइए जानते हैं आखिर क्या है ब्लू इकोनॉमी और कैसे मिलेगा देश को इसका फायदा। I want to invite the world to come to India
and be a part of our growth trajectory. India is very sincere about growing in the maritime sector and emerging as a leading blue economy of the world. क्या पूरा होगा समंदर में आत्मनिर्भर भारत का सपना? क्या ब्लू इकोनॉमी का बादशाह बनेगा भारत? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 55 देशों से आह्वान किया है नीली क्रांति का, ब्लू इकोनॉमी का, समंदर से जुड़ी अर्थव्यवस्था को आसमान तक पहुंचाने का, जिसके दम पर भारतवर्ष समंदर का गौरवमय इतिहास एक बार फिर दोहरा सकता है और इससे अगले 10 साल में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है, तो साथ में देश के 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिशन के लिए दुनिया के सुपर नेशन से साथ आने की अपील की और हिंदुस्तान के विकास का साथी बनने के लिए आमंत्रित किया। I want to invite the world to come to India and be a part of our growth trajectory. India is very sincere about growing in the maritime sector and emerging as a leading blue economy of the world. Our leading focus area includes upgrade current infrastructure, create next generation infrastructure, boost the reform journey. Through these steps, we aim to give strength to our vision of Atmanirbhar Bharat. अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी जिस ब्लू इकोनॉमी या नीली अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो आखिर है क्या और कैसे हिंदुस्तान इस नीली इकोनॉमी का सरताज बन सकता है? इसकी एक एक बारीक जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि हजारों साल पहले समुद्री व्यापार का भारत नेचुरल लीडर हुआ करता था और आज भी भारत के कुल व्यापार का 90% हिस्सा समुद्री मार्ग के जरिए ही तय होता है। यानी भारत पहले भी समंदर से होने वाले व्यापार का बादशाह था और अब सरकार ने एक बार फिर इस नीली इकोनॉमी को ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा है। Together, we will achieve great success in boosting the maritime economy. Friends, India is a natural leader in this sector. Our nation has a rich maritime history. Civilizations flourished on our coasts. For thousands of years, our ports have been important trading centers. Our coasts connected India to the world. प्रधानमंत्री ने यह आह्वान मैरीटाइम इंडिया समिट को संबोधित करते हुए किया। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 50 देश हिस्सा ले रहे हैं और यह अगले 1 दशक में भारत के लिए समंदर पर रफ्तार भरने का एक रोड मैप होगा, जिसमें आगे बढ़ने के लिए भारत ने कमर कस ली है। 2030 तक भारत को समंदर में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के लिए खास तौर से 5 पॉइंट एजेंडा तैयार किया गया है। मैरीटाइम सेक्टर में 5 अहम पिलर पर विशेष जोर देने की योजना बनाई गई है। ये पिलर हैं: वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, व्यापार को आसान बनाने के लिए स्मार्ट पोर्ट बनाना, लॉजिस्टिक कॉस्ट को बेहद कम करना, पोर्ट्स के लिए संस्थागत और कानूनी रिफॉर्म्स लाना, समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित और ग्रीन बनाना, ताकि हिंदुस्तान ब्लू इकोनॉमी के साथ ही मेक इन इंडिया का सपना भी साकार कर सके। वर्ल्ड क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भारत सरकार ने 39 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। ये सभी प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर आधारित हैं और प्रधानमंत्री के मुताबिक इसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। The capacity of major ports, which was around 870 million tons per annum in 2014, has increased to around 1,550 million tons per annum now. This productivity gain not only helps our ports, but also boosts the overall economy by making our products more competitive.
माना जा रहा है कि अगर समंदर में भारत की सफलता की रफ्तार यही रही तो 2030 तक भारत जहाज बनाने और रिपेयर करने में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हो जाएगा, जो फिलहाल दुनिया के 20 देशों में भी नहीं है। 10 वर्षों में भारत शिप रिसाइकलिंग में नंबर 1 देश बन जाएगा और दुनिया के सी फेयर में भारत की हिस्सेदारी 12% से बढ़कर 20% तक हो जाएगी। भारत के लिए ब्लू इकोनॉमी में नेचुरल लीडर होने की सबसे बड़ी वजह है भारत का 3 ओर से समुद्र से घिरा होना। ये देश के लिए हमेशा से अवसर भी रहा है और एक चुनौती भी। ऐसे में ब्लू इकोनॉमी से इन दोनों को ही साधने की तैयारी है। दरअसल अगर बात की जाए इस वक्त कोरोना काल में पटरी से उतरी देश की इकोनॉमी को दोबारा रफ्तार देने की जरूरत है। इस काम के लिए हर अवसर को इकोनॉमी में बदलने की आवश्यकता है। लिहाजा ब्लू इकोनॉमी को भी देश में निवेश और रोजगार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भारत में इस नीली क्रांति के लिए क्या संभावना है, इसे आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अब आपको जो हम दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। आप देखिए किस तरीके से भारत की समुद्री तट की लंबाई 7,517 किलोमीटर है, जो 9 राज्यों और 1382 आइलैंड्स तक फैली हुई है। भारत के पास 12 बड़े और 187 छोटे बंदरगाह हैं। लेकिन भारत में जीडीपी में ब्लू इकोनॉमी का सिर्फ योगदान जो है वो 4.1% है। अब सवाल उठता है कि जिस ब्लू इकोनॉमी को केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है वो है क्या और कैसे काम करती है। अगर आम लोगों की भाषा में कहें तो समुद्री रास्तों, नए पुराने बंदरगाहों और समुद्री सामरिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। अब आपके लिए समझना भी जरूरी है कि ब्लू इकोनॉमी कैसे काम करती है। इसमें सबसे पहले समुद्र आधारित बिजनेस मॉडल तैयार किया जाता है और संसाधनों को ठीक से इस्तेमाल करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। वैसे ब्लू इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार के साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि समुद्र या नदियों के जरिए व्यापार करना और सामान भेजना ट्रक, ट्रेन या दूसरे साधनों के मुकाबले सस्ता और कम प्रदूषण फैलाने वाला साबित होता है। लेकिन भारत की योजना कितनी कामयाब होगी आने वाला वक्त ही बताएगा। फिक्र कोरोना वायरस की, जो भारत में करीब साल भर पहले फैला था और जिसने देखते ही देखते पूरे देश को चपेट में ले लिया। अब उसी कोरोना को लेकर 2 तरह की खबरें आ रही हैं। अच्छी खबर यह है कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बुरी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कोरोना आउटब्रेक ने आश्चर्यचकित कर दिया। इन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें और आपको अब कोरोना से लड़ना है। इस लड़ाई में देश के बुजुर्गों ने, यानी 60 साल से अधिक उम्र के लोगों ने जिस तरह का उत्साह दिखाया है वो पूरे देश के लिए प्रेरणा देने वाला है। वैक्सीनेशन के इस चरण में जिसकी बारी आती जा रही है वो वैक्सीन लेता जा रहा है। और इसी क्रम में आज देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी पत्नी ने टीका लगाया। प्रधानमंत्री की तरह स्वास्थ्य मंत्री ने भी भारत में विकसित और भारत में निर्मित कोवैक्सीन की डोज ली है और इसे पूरी तरह सुरक्षित बताया। मैंने और मेरी पत्नी ने कोविड के खिलाफ अपना वैक्सीनेशन, उसकी पहली डोज यहाँ दिल्ली के प्रतिष्ठित दिल्ली हार्ट एंड लंग हॉस्पिटल में अब से ठीक आधा घंटा पहले लगवाई है। और मेरी पत्नी को भी पिछले आधा घंटे में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं महसूस हुई है। कोरोना से बचाव के लिए सभी को कोरोना की 2 डोज दी जानी है। इसमें हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे जिम्मेदारी दिखा रहे हैं और वायरस कैसे कहर बरपा रहा है, इस पर आज की रिपोर्ट देखें। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कोरोना के दहाई से नीचे चल रहे मामले सैकड़ा में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कोविड वायरस ने जो कहर बरपाया है वो चौंकाने वाला है। धर्मशाला के सिद्धवाड़ी में गैतो बौद्ध मठ में 154 बौद्ध भिक्षु कोरोना से संक्रमित पाए गए, जबकि 350 में से सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। जितने भी पॉजिटिव लोग हैं वो होम आइसोलेशन में मोनेस्ट्री के अंदर ही हैं और जो नेगेटिव टेस्ट हुए हैं उनको भी क्वारंटीन किया गया है। हमने पहले दिन से ही जिला प्रशासन के सहयोग से उस सारी एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करवा दिया था। कांगड़ा की तरह पूरे देश को समझना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है।
भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार सुबह 7 बजे तक जो आंकड़े जारी किए हैं वो बताते हैं कि भारत के 84% एक्टिव केस भारत के 5 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु में और बढ़ रहे हैं। जबकि सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि देश के कुल 1,68,000 के एक्टिव केस में से करीब 68% केस सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में है। जाहिर है इन दो राज्यों से फैला कोरोना कभी भी रौद्र रूप दिखा सकता है, लेकिन इसी बीच कोरोना वैक्सीन से भारत अभय भी होने लगा है। मुंबई के इस बीकेसी कोविड सेंटर पर उमड़ी भीड़ का उत्साह देखिए। पहले दिन से अगर हम तुलना करें तो दूसरे दिन ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के बीकेसी कोविड सेंटर में है और ये देखिए तमाम लोग जो हैं धूप में खड़े हैं सिर्फ वैक्सीन पाने के लिए। सुबह से ही यहाँ पर लगातार काफ़ी भीड़ थी और साथ ही यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सर्वर जो है वो भी डाउन हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। वैक्सीनेशन के इस फेज में देश के सीनियर सिटीजन्स की बारी है, जिनके सामने नंबर लगाने से लेकर लाइन लगाने तक मुश्किलें अपार हैं, लेकिन उत्साह अथाह है। कल से कुछ लोग मैं जानता हूँ वो आ चुके हैं एंड दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द अरेंजमेंट। अभी जाके रजिस्टर किया तो आज अभी जाके देंगे तो नंबर लग जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट बढ़िया किया है। वैक्सीन ले ली आपने? हाँ, ये मालूम भी नहीं पड़ा इंजेक्शन दिया जो। गोरेगांव की ये तस्वीरें भी बता रही हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में कैसा उत्साह है। लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। कुछ इसी तरह इस वक्त पूरे देश के सीनियर सिटीजन कतार में हैं कोरोना पर विजय का डोज लेने के लिए। कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए सभी का वैक्सीन डोज लेना जरूरी है। ये जरूरी इसलिए भी है कि इसके बाद से ही देश की में गतिविधियां सामान्य हो पाएंगी। आपने अपने घरों में कोरोना काल में परेशान बच्चों को देखा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे स्कूल खुल रहे हैं और स्कूल जाकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है ये भी देखिए। लंबे वक्त बाद वो स्कूल आ रहे हैं तो उनको कैसा लग रहा है? आप स्कूल आई हैं आज बहुत लंबे बाद, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पढ़ाई घर पे अच्छी होती है कि स्कूल में अच्छी होती है? स्कूल में। स्कूल मिस कर रहे थे? हाँ। तो इतने लंबे समय बाद अब स्कूल आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या घर पे सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे? पढ़ाई। स्कूल सही है, खुल गया, दोस्ती से मिलने को मिला। पढ़ाई मिस कर रही थी क्योंकि पढ़ाई से हम पुलिस बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। हाँ। और पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइज करते हैं आप स्कूल? हाँ। अच्छा, और क्या क्या नियम फॉलो हो रहे हैं? मास्क के लेकर के मास्क लगा रहे हैं। हो सकता है कि जल्द ही अगर कोरोना खत्म हो जाए तो स्कूल जैसे ही कोविड से पहले जब लॉकडाउन हुआ था उससे पहले जिस तरीके से सामान्य चलते थे उसी की तरीके से चले। कैमरा पर्सन निशांत के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, नोएडा। क्या आपको नहीं लगता कि स्कूल खुलने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि जितना भी स्कूल का स्टाफ है उसको वैक्सीन लग चुकी हो? सोचिए। अब समझना यह होगा कि बच्चों की स्कूल जाने की इन खुशियों पर ग्रहण कौन लगा रहा है। हमने आपको बताया था कि 5 राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद राज्यों में जांच के लिए एक टीम भेजी थी और इस टीम ने अपनी जांच में कोरोना संक्रमण फैलने की जो वजह पाई वो हैरान करने वाली है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने यह बताया है कि कोरोना संक्रमण फैलने की वजह इन जगहों पर हुई शादियां और पार्टियां हैं। जो अभी कुछ प्रदेशों में केसेस बढ़े हैं उसमें एक वजह जो हमारे सामने लाई गई है, हमने जब डिस्कशन करी है प्रदेशों के साथ, तो ये जो शादियों का सीज़न आया है, शादियां हुई, उसमें ग्रुप जगह बड़ी भीड़, बड़ी पार्टी हुई और खाने के टाइम पे तो मास्क भी उतर जाता है, तो उसको एक वजह समझा जा रहा है। तो देखा आपने, हमारी जरा सी लापरवाही हमारी महीनों की तपस्या पर कैसे पानी फेर रही है। इसीलिए जरूरी है कि अभी भी हम सोशल डिस्टेंसिंग न छोड़ें और अपना नंबर आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं ताकि देश सुरक्षित रहे, देश की सेहत सुरक्षित रहे। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच प्रचार युद्ध तेज होता जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अपने गृह युद्ध में फंस गई है। पार्टी के बड़े नेता जहां इस बार आमने सामने हैं कि कांग्रेस ने इंडियन
सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन क्यों किया है, वहीं इस बात पर भी कलह बढ़ गई है कि भला कांग्रेस के G23 खेमे में प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रशंसा के स्वर क्यों उठे। ये वाला कुछ है नहीं, ये वाला मैम, अच्छा ये पूरा बेशक चाय बागान में काम करने का अनुभव प्रियंका गांधी वाड्रा के पास नहीं है, लेकिन असम के दौरे पर उनकी कोशिशों में कहीं कोई कमी नहीं दिखती। लेकिन यही प्रयास पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं दिखाई देता है? आखिर बंगाल से कांग्रेस के बड़े नेताओं को परहेज क्यों है? क्या इसके पीछे कांग्रेस की कलह है? क्या इसके पीछे बंगाल में पराजय का भय है? प्रियंका गांधी पहले यूपी में घूम रही थी, अब असम पहुंची हैं और राहुल गांधी दक्षिण भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को उसके हाल पर छोड़ दिया है? ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी को भी पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया है। अधीर बाबू को लग रहा है कि वहाँ ठीक नहीं चल रहा है, तो कई लोग आ चुके हैं। आइए, बंगाल के लिए हम काम करना चाहते हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म हम देने वाले हैं, सम्मान के साथ काम कर पाएंगे। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो क्या वाकई अधीर बाबू को लग रहा है कि पार्टी में उनका सम्मान नहीं हो रहा है? पूरी क्रोनोलॉजी समझने के लिए पहले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान सुन लीजिए। ट्विटर युद्ध हो रहा है। टेलीविजन चैनल में एक दूसरे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं और बिल्कुल सही बात है। ये जो सवाल उठाया गया है कि कांग्रेस अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती थी, ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लेती है। संबित पात्रा कांग्रेस के गठबंधन को लेकर पार्टी में जारी जिस ट्विटर युद्ध की बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत आलाकमान के खिलाफ बगावत के बोल बुलंद कर चुके कांग्रेसी गुट G23 के सदस्य आनंद शर्मा के ट्वीट से हुई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट के गठबंधन पर सोमवार को आनंद शर्मा ने ट्वीट किया था और ऐसा करना कांग्रेस की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरू के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। अधीर रंजन ने इसका जवाब ट्विटर पर ही दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा सेकुलर गठबंधन को लीड कर रहा है। कांग्रेस इसका अंदरूनी हिस्सा है और कांग्रेस ने बीजेपी की सांप्रदायिक पॉलिटिक्स को हराने का संकल्प लिया है। अधीर रंजन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक खास ग्रुप को सुविधा की राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री की तारीफ में वक्त जाया करना बंद कीजिए। अब जरा ये भी याद कर लीजिए कि प्रधानमंत्री की तारीफ किसने की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। एलओपी के वक्त में बड़ी बड़ी लंबी स्पीचें आपकी हुई, मेरी हुई, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं दिया। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा और दूसरे वरिष्ठ कांग्रेसियों के उस ग्रुप को G23 कहा जा रहा है, जिसने पिछले दिनों कांग्रेस संगठन में लोकतांत्रिक तरीके से सुधार की आवाज़ उठाई थी। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में इस ग्रुप के नेताओं की बैठक भी हुई और उसके बाद वहां गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गया। गुलाम नबी आज़ाद जी को अनुभव कांग्रेस पार्टी ने दिया, सारी जिंदगी 6 बार राज्यसभा दिया, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, संगठन में हमेशा महासचिव रखा। आज जब कांग्रेस क्राइसिस में थी, जब कांग्रेस पार्टी उनको अपने अनुभव इस्तेमाल करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, उसी समय में वो जम्मू कश्मीर में आके प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस के इस गुट के विरोध में भी एक प्रदर्शन हुआ। आजाद साहब के खिलाफ जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो कांग्रेसी नहीं है, क्योंकि उन्होंने डीडीसी इलेक्शन में कांग्रेस के मैंडेट के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ी और वो आज बताएंगे कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है। G23 की बैठक से नाराज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम नबी मीर भी अपनी शिकायत लेकर आलाकमान के पास दिल्ली पहुंच गए। 28 तारीख को फिर उसी रूलर की तारीफ की जिस रूलर ने जम्मू कश्मीर के लोगों को फिलहाल तबाह कर रखा है और जो सारे जम्मू कश्मीर के आवाम को एक दुख है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका 27 का भाषण
वाकई दिल से था या 28 का रिएक्शन। तो पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस की कलह अब सतह पर आ गई है। कलह की पहली वजह ये दिखाई दे रही है कि गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों की, और दूसरी वजह ये कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने आईएसएफ के साथ गठबंधन क्यों किया। वैसे बंगाल की लड़ाई पहले से ही दो तरफा बताई जा रही है, एक तरफ तृणमूल तो दूसरी तरफ बीजेपी। मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर साथ ने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों दलों की नज़र इस बात पर भी है कि बाकी पार्टियां चुनाव में कितनी ताकत लगा रही हैं। अब कांग्रेस अगर असम से लेकर केरल और जम्मू कश्मीर या दिल्ली तक सक्रिय दिखे, लेकिन बंगाल में उसकी तरफ से हलचल ना हो, तो सवाल तो उठेंगे। पर राहुल गांधी वाला सवाल, चूंकि वो भी एक मुद्दा लगातार उठ रहा है कि वो कई जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में अभी तक नहीं आए हैं। ये आप लोग क्या देखते हैं, कोई खास स्ट्रेटजी देखते हैं क्या आप? हालांकि बीजेपी से हैं, फिर भी मैं एज ए राजनेता आपसे समझना चाह रहा हूँ। नहीं, वो जिस प्रकार पिकनिक मनाते हैं, जिस प्रकार वो टूर करते हैं अपने, ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीडे मनाने गए हों। बंगाल में उनको ऐसे स्पॉट अच्छे लगते नहीं होंगे कि इतने अच्छे स्पॉट हो जहाँ पर वो पिकनिक मना सकें, और इसलिए पॉलिटिकल पिकनिक उनकी यहाँ नहीं हो पा रही। आज दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बंगाल में गठबंधन पर सवाल पूछे गए। इस पर कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आईएसएफ को जो सीटें दी गई हैं वो सीपीएम के कोटे से दी गई हैं। सिंघवी ने पार्टी के कलह को लेकर पूछे गए सवाल पर भी जवाब दिया। कांग्रेस के सभी लोग, मेरे सभी वरिष्ठ साथी, मेरे सभी आदरणीय कॉलीग्स एकजुट होकर संघर्ष करें और किसी रूप से कुछ ऐसा ना होने दें जिससे ये संघर्ष कमजोर हो, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से। अच्छा है कि कांग्रेस एकजुट होने की बात कह रही है। इतने बड़े लोकतंत्र में कांग्रेस का बचे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष अगर बिखरने लगे तो यह भी जनता के लिए फिक्र की बात है। और अब फिक्र हेडलाइंस। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितेंद्र तिवारी। पंडेश्वर से विधायक हैं जितेंद्र तिवारी। मालदा रैली में योगी का ममता पर प्रहार, बोले 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे टीएमसी के गुंडे, बीजेपी सरकार बनेगी, गौ तस्करी पर रोक लगेगी। गुजरात निकाय चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में घमासान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने दिया इस्तीफा। पीएम ने कहा बीजेपी के विकास और सुशासन की जीत। प्रियंका गांधी का असम सरकार पर हमला, बोली केंद्र के इशारे पर चल रही सरकार असम में सीए रद्द करने के लिए एक नया कानून लाएंगे। यूएनएचआरसी में एक बार फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। भारत ने कहा पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री, पाकिस्तान में सच बोलने वाले हो जाते हैं गायब। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। अगर आप कम कीमत में अच्छी प्रॉपर्टी की तलाश में हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। एसबीआई उसके पास गिरवी रखी प्रॉपर्टी की नीलामी कर रहा है, जिसमें हाउसिंग, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल जैसी प्रॉपर्टी शामिल हैं। ये मेगा ई ऑक्शन 5 मार्च से किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप www.bankeauctions.com/SBI पर विजिट कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से ग्रेच्युटी को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने के फैसले को दिल्ली सरकार ने भी अपने विभागों में लागू करने का निर्णय किया है। डीटीसी कर्मचारियों को 10 लाख की जगह 20 लाख ग्रेच्युटी दी जाएगी। डीटीसी बोर्ड ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 1000 एसी लो फ्लोर सीएनजी बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1,13,000 करोड़ रुपए रहा। लगातार 5वीं बार जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ऊपर रहा। इसकी वजह यह है कि कोरोना के मामले घटने के बाद आर्थिक गतिविधियों में लगातार तेजी आ रही है और सरकार भी इकोनॉमी को मजबूती देने की कोशिशें कर रही है। पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में ऑटो इंडस्ट्री तेजी से रिकवर कर रही है। पैसेंजर कारों की बिक्री में लगातार 7वें महीने तेजी रही। फरवरी में करीब 3,08,000 कार और एसयूवी फैक्ट्री से शोरूम तक पहुंची।
पैसेंजर वाहनों की बिक्री में सालाना 23% की ग्रोथ रही। ये बताता है कि लोग अब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह खुद के वाहन को प्राथमिकता दे रहे हैं। और अब देखते हैं जो है सो है। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन चुनावी चाय उबाल मारने लगी। प्रियंका गांधी ने असम में पत्ती भी तोड़ी, चाय भी बनाई और कह दिया कि लगता है अब कड़क चाय ही पिलानी पड़ेगी उनको जो चार्टर प्लेन से घूम रहे हैं। चाय पर कईयों की तकदीरें बदली हैं। किसी की पीएम बनने की राह चाय के चौराहे से निकली तो किसी पार्टी ने चाय पे चर्चा करके चुनाव जीत डाले। अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी, लेकिन टी हैज ऑलवेज बीन हैपनिंग। इसीलिए ये मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है वाले गाने भी बन गए। अच्छी चाय के लिए दूध, पत्ती, शक्कर, पानी का सही तालमेल चाहिए। ख्याल ये भी रखना पड़ता है कि सबकी चाय की पसंद अलग होती है। किसी को खालिस दूध की दे दो तो वो निहाल हो जाए, और किसी का कहना है कि इससे बढ़िया तो दूध ही पी लो, चाय क्यों पीना। अब तो लेमन, जिंजर, जैस्मिन, ब्लैक वाला भी मामला है। कॉम्बिनेशन सही पकड़ पाना, जनता का टेस्ट सही समझ पाना सबके बूते की बात नहीं होती। इधर चाय का उबाल और उधर सैफरन साफा पहने जब G23 वाले दिखाई देते हैं तो समझ में तो ये भी आता है कि घर ही में सबकी चाय की पसंद अलग अलग है। बाकी तो जो है सो है। लेकिन हमें इंतजार है कि चाय के दाम कब बढ़ेंगे। बनी बनाई चाय के सिलेंडर के दाम तो बढ़ गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।